दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 4 पेशकश मेरे कारवां। इस वक्त किसी अस्पताल का रुख करना खतरे से खाली नहीं होगा। हाँ, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। मैंने इसकी तायद की। वो दाएं हाथ से दाएं पंडली को दबाते हुए बोला, फिर क्या करें? पाँव की तकलीफ तो रफ्ता रफ्ता बढ़ती जा रही है और खास तौर पर यहाँ बैठने के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद अब इस पाँव पर खड़ा भी ना हो सकूंगा। मैं इसकी तकलीफ को अच्छी तरह समझ रहा था। हड्डी पर लगने वाली चोट बड़ी संगीन होती है। अगर हम चोट के साथ मुतासरा हिस्से को बहुत ज्यादा हरकत दी जाए तो अज़ाम बाद बहुत भयानक नताज भुगतना पड़ते हैं। वसीम के साथ भी ऐसा ही अलमिया पेश आया था। FBI वालों की बेदरीक फायरिंग से बचने के लिए हम अंधाधुंध दौड़ लगाई थी। इस वक्त तक वसीम की रुकने की इस चोट से बेखबर था। अब खबर हुई तो पलों के ऊपर से पानी बह चुका था। इसका मामला बहुत टेढ़ा हो गया था। मैंने प्लेटफॉर्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक जायजा निगाह डाली और वहाँ की सूरत हाल को अपने लिए नुकसानदायक ना पाकर इत्मीनान की सांस ली। फिर वसीम से मुखातिब होते हुए कहा, तुम बैग के साथ इसी पर बैठ रहो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? इसने मुतज़ब्बिब अंदाज में इस्तफसार किया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे पाउंड का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। पता नहीं मेरे इस मायने खेज जुमले ने इसका क्या मतलब अखज़ किया। मैं इसे बेंच पर बैठ छोड़कर एक फ़ोन बोत की जानिब बढ़ गया। मैं वसीम को इस हालत में अपने साथ साथ भगाई नहीं फिर सकता था। टेलीफोन के मखसूस सुराख में सिक्का डालने के बाद मैंने विंग हिंग के सेल पर नंबर डायल किया। ये नंबर थोड़ी देर बाद अपने जहन में महफूज किया गया था। मिस्टर हिंग ने नंबर देते हुए मुझे बताया था ये इसका खुफिया मोबाइल है। दूसरी घंटे पर मिस्टर हिंग ने कॉल रिसीव कर ली। आवाज़ पहचानते ही इसने कहा, वहाँ वजदान, तुम लोग खैरियत से तो हो ना? मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में इसे अपनी खैरियत से आगाह तो वो फिक्रमंद लहजे में बोला, तुम लोग इस वक्त कहाँ हो? फ्रैंकलिन स्ट्रीट के सबवे प्लेटफॉर्म पर। ओह, इसने गहरी सांस ली। इस हालत में वसीम को लोगों के हजूम से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अंदाजा नहीं तुम दोनों के लिए हालात कितने संगीन हो चुके हैं। मैंने कहा, मुझे बखूबी अंदाजा है मिस्टर हिंग। फिर इजाफा किया, हम इस वक्त प्लेटफॉर्म की एक अलग थलग बेंच पर लोगों से दूर बैठे हैं। हम फौरन पहुंचने की कोशिश करो। तुम ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते और मैं वसीम को इस हालत में अकेला संभाल नहीं पाऊंगा। समझ लो वो अपने कदमों से चलने के काबिल नहीं। मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ, तुम लोगों से ज्यादा दूर नहीं। इसने मजबूत लहजे में कहा, तुम होशियार होकर वहीं बैठे रहो। मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। मैं रिसीवर को हिट करके वापस वसीम के पास आ गया। वो बेंच की पुष्टगाह से टेक लगाए बैठा था। इसने गर्दन को पीछे डालकर आंखें बंद कर रखी थी। हालांकि मैं इस वक्त जाते इसे ताकीद की थी कि वो गिरदोनों पर गहरी नजर रखे। फिर जिन हालात से गुजर रहे थे इनमें एक एक कदम फूंक कर उठाने की जरूरत थी। मैं वसीम की जानिब आ गया तो मुझे अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी महसूस ना हुई कि इसने दर्द की शिद्दत से मजबूर होकर आंखें बंद की थी। इसके चेहरे पर तकलीफ और करब के आसार मौजूद थे। मैंने बेंच पर इसके नजदीक बैठते हुए कहा, वसीम, हिंग 10 मिनट तक यहाँ पहुंच जाएगा। हमें किसी सब में सवार होने बल्कि इसके साथ जाना है। इसने आंखें खोल दी और उलझनज़दा नजर से मुझे देखने लगा। ताहम इस मौका पर इसने कोई सवाल करने की बजाय खामोश रहने को तरजीह दी। मैं जानता था कि ये तरजीह इस उकताहट, बेजारी और तकलीफ का नतीजा थी जिसमें वो इस वक्त मुब्तला था। मैंने इसके पाँव और बाजू की हालत देखी थी और मुझे अंदाजा था वो बड़ी तकलीफ में था। मैंने सादा से लहजे में कहा, अब आंखें बंद करने की मेरी बारी है। जब तक मिस्टर हिंग यहीं नहीं पहुंच जाता तुम्हें चौकन्ना रहकर पहरा देना होगा। फिर इससे कबल के वो मुझसे किसी सिलसिले में कोई इस्तफसार करता। मैंने बेंच से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। इस वक्त आंखें बंद करने का मेरा तस्वुर सिर्फ एक मकसद था, डॉक्टर मोंग से तस्वुराती राब्ता, साहिल तक तखयलाती रसाई। मैंने पैनल ग्लैंड यानी थर्ड आई को जहमत दी। तीसरी आंख के सामने साहिल के खालो खत को उभारा, इसके माहौल तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। मुझे इस कोशिश में नवाज़े नाकामी हुई। ये मुसलसल तीसरी नाकामी थी। इससे पहले वे डालसा सोन में बालों की सेटिंग कराते हुए इसके माहौल को छू नहीं पाया था और आधा पौना घंटा कबल मैं जब वॉशिंगटन पार्क वाले अपार्टमेंट में ऐसे ही कोशिश कर रहा था तो मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। पता नहीं रबी मोशे हामा ने इस पर कैसी बंदिश लगा दी थी। मेरी पातनी आंख इस बंदिश दीवार के सामने बेबस होकर रह जाती थी। अलबत्ता इस मरतबा इतना जरूर हुआ था कि डॉक्टर मोंग रिफोशे के तोस से वो मुझे नजर आ गई थी। मैंने साहिल वाले महाज पर कोशिश दर्द की और थर्ड आई का यकीनन डॉक्टर मोंग की जानिब पर हाथ दिया। इस मरतबा मुझे खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल हो गई। डॉक्टर मोंग को मैंने एक बिस्तर पर लेटे हुए पाया। इसकी आंखें बंद थीं। इसके माहौल ने मुझे बताया वो किसी बंद ट्रक के अकबी हिस्से में था और वो ट्रक पहाड़ी रास्ते पर तूफानी रफ्तार से दौड़ रहा था। डॉक्टर मोंग के माहौल में मुझे साहिल कहीं दिखाई न दी तो मेरा दिल धक से रह गया। लगभग पौना घंटा पहले मैंने इन दोनों को एक साथ खटमंडू की पहाड़ियों में दौड़ते और फिर गोलियों की बौछार में गिर बेहसो हरकत देखते हुआ देखा था। अब डॉक्टर मोंग अकेला नजर आ रहा था और ये बड़ी तशवीशनाक बात थी। साहिल को इसके साथ होना चाहिए था, वो नहीं था। पता नहीं वो कहाँ थी। डॉक्टर मोंग तक रिसाई हासिल करके मुझे खुशी के साथ साथ हैरत भी हुई। मैंने आखिरी मंजर में इन्हें नस्फ दर्जन मुसल्लह अफराद के निशाने पर देखा था। वो सफाक लोग इन्हें रोकने के लिए अपने गनों के धाने खोल चुके थे। ऐसे हालात में डॉक्टर मोंग का बच जाना एक मौजा ही था। पता नहीं ये मौजा साहिल के साथ भी हुआ था कि नहीं।
अचानक मेरे जहन में एक खौफनाक सवाल उभरा, कहीं डॉक्टर मोंग भी मेरी तरह धोखा तो नहीं खा गया। एन मुमकिन था रब्बी ने साहिल की एक डेलीकेट काठमांडू के मुजाफात में भी पहुंचा दी हो। इस मक्कार शख्स से कुछ भी बाइद नहीं था। हमारा वास्ता रेटा नामी जिस डुप्लीकेट से था, वसीम की चलाई हुई गोली ने जमीन दोस्त रेलवे ट्रैक पर इसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया था। रेटा से जरूरी मालूमात हासिल करने के बाद हम इसे सबवे ट्रैक पर ही छोड़ आए थे। सोच को एक नया और अंदाज मिला। मैं एक खास अंदाज में गौर करने लगा। मैंने एक मरतबा फिर साहिल के माहौल तक रसाई हासिल करने की कोशिश की और नतीजा मुझे मुख्तलिफ बरामदा हुआ। मैं इस वक्त तक पहुंचने में कामयाब ना हो सका। डॉक्टर मोंग अगरचे बेहोशी की हालत में था, फिर भी इसके माहौल में दाखिल क्यों हो गया था? फिर साहिल के सिलसिले में मजूरी क्यों थी? इन हालात में सिर्फ एक ही बात समझ में आती थी और वो ये कि डॉक्टर मोंग के साथ मैंने जिस औरत को देखा वो साहिल नहीं थी। मेरी सारी इस वक्त रब्बी के दावे के मुताबिक इसराइल में थी। इस अयार ने साहिल पर कोई ऐसी तलस्माती गिरह लगाई दी कि मेरी दस्तरस से दूर हो गई थी। ज़हन बहुत ज्यादा उलझने लगा तो मैंने आंखें खोल दी। मिस्टर हिक एक पुरानी सी स्याह फोर्ड में हम तक पहुंचा था। हम दोनों ने मिल मिलाकर बाहमी सहारे से वसीम को गाड़ी की नशीस पर पहुंचा दिया। मैं हिंग के साथ पैसेंजर सीट पर बैठ गया। फोर्ड फ्रैंकलिन स्ट्रीट से निकलकर हेडसन स्ट्रीट में दाखिल हो गई। इस दौरान में हमारे दरमियान खामोशी हायल रही। वसीम अकबर नशीस पर पहुंचते ही लंबा लेट गया। इसकी हालत खास तशवीशनाक हो रही थी। शायद वो तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मिस्टर हिंग ने नहायत मुख्तार ड्राइविंग करते हुए एक कसन प्लाजा के करीब से गाड़ी को मोड़ लिया और हेडसन स्ट्रीट को छोड़कर मेन ट्राइबेका में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद जब स्याह फोर्ड रिंग नुमा एक रास्ते में दाखिल होने लगी तो मैं पूछे बिना न रह सका, मिस्टर हिंग हम कहाँ जा रहे हैं? न्यू जर्सी, इसने ठहरे हुए लहजे में कहा। ओह, मेरे सीने से एक गहरी सांस खारिज हुई। इसने कहा, हम हालैंड टनल के जरिए दरिया हेडसन को अबूर कर रहे हैं। यह टनल हमें न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी पहुंचा देगी। फिर हम यूएस इंटर स्टेट 70 एक्ट पकड़कर सीधे जर्सी सिटी पहुंच जाएंगे। यहाँ मेरा फोटो स्टूडियो है। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से इजाफा करते हुए इसने कहा, शायद तुम्हारी ट्राइबेका में रात गुजारना बुद्धा को मंजूर नहीं, इसलिए ये अफरा तफरी मची है। अभी तक हमारे दरमियान जो मौजूदा हंगामी सूरत हाल बात नहीं हुई थी। मेरी तरह शायद वो भी किसी मुकाम पर पहुंचकर इत्मीनान से तफसीली गुफ्तगू करना चाहता था। मैंने आंखें बंद कर ली और तसव्वुर की बाजीगरी से लुत्फ अंदोज होने लगा। मैंने पहली छलांग साहिल की तरफ लगाई और मुंह के बल गिरा। मैं उठा, संभला और डॉक्टर मोंग की जानिब जुस्त भरी। इस मर्तबा मैं गिरने की बजाय अपने कदमों पर आया और डॉक्टर के माहौल तक रसाई हासिल करने में कामयाब रहा। वो अभी तक इसी बंद ट्रक के अंदर महवी सफर था और इसकी आंखें भी बंद थी। वो गालबन गहरी बेहोशी में था। बंद ट्रक के हिस्से में किसी बिस्तर पर पाया जाना ये जाहिर करता था कि वो इस वक्त अपने दोस्तों में था, जो इसकी मुश्किल कुशाई के लिए यकीनन किसी अस्पताल ले जा रहे थे। अगर वो दुश्मनों के रहमो करम पर होता तो वो आरामदेह बिस्तर का तकल्लुफ हरगिज़ न करता। इसके हाथ पंप बंद कर ट्रक के नंगे फर्श पर डाल देते। मैं डॉक्टर मोंग के माहौल से निकलने का इरादा ही कर रहा था कि मेरे ज़हन में एक बिजली सी चमक उठी। मैंने आंखें खोल दी और ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हिंग से इस्तफसार किया, तुम जरा अपना मोबाइल तो मुझे दो। इसने सोचते हुए एक निगाह मुझ पर डाली और कोट के अंदरूनी जेब में से सेल निकालकर मेरी सिमत बढ़ाते हुए कहा, किसको फोन करोगे? डॉक्टर मोंग को, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा और शिकायती लहजे में बोला। और ये नहीं बताओगे क्यों? इसकी शिकायत बर वक्त और बचा दी। मैंने इसे डॉक्टर मोंग का सेल नंबर लेते वक्त खासी बद इखलाकी का मुजाहिरा किया था, लेकिन मैं इन हम लम्हात में जिस सिचुएशन से गुजर रहा था मजबूरी इसका तकाजा थी। इसने डॉक्टर मोंग का सेल नंबर डायल करते हुए कहा, बता दूंगा, कहीं आराम से बैठने का मौका तो मिले। मैंने तुम्हें डॉक्टर का नंबर देने के बाद इसे फोन फौरी किया था। वो हॉलैंड टनल के अंदर मुहताज ड्राइविंग जारी रखते हुए बोला, लेकिन इससे राब्ता नहीं हो सका। मैंने कहा, मेरी भी इससे बात नहीं हो सकी थी। डायलिंग तकमील के बाद खामोशी के चंद लम्हात गुजरे, फिर रिकॉर्डिंग सुनाई देने लगी, जिसके मुताबिक वो फोन फिलहाल किसी के इस्तेमाल में नहीं था। मैंने ये सोचकर डॉक्टर को कॉल की थी, अगर सेल नंबर इसके करीब ही कहीं मौजूद हुआ तो इसकी घंटी बज उठेगी और ऐन मुमकिन है डॉक्टर घंटे की आवाज़ सुनकर बेदार हो जाएगा, मगर मुझे अपने मकसद में कामयाबी हासिल न हो सकी। मायूस होकर मैंने सेल हिंग की जानिब बढ़ा दिया और थके हुए लहजे में कहा, डॉक्टर का सेल या तो ऑफ है या फिर अपनी तबी उम्र पूरी कर चुका है। वो मुंह से कुछ ना बोला। मैं इस बात में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। मैंने पूछा, ये टनल कब खत्म होगी? बस हम इसे बरामद होने ही वाले हैं। और ठहरे हुए लहजे में बोला, हम न्यूयॉर्क स्टेट से निकलकर न्यू जर्सी स्टेट में तो दाखिल हो चुके हैं। काफी देर से अकबर नशिस्त की जानिब से वसीम की कोई आहकराह सुनाई नहीं दी। मैं अकबर सीट को मंजर दिखाने वाला आने में थोड़ी थोड़ी वक्फे से इसे देख रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सो चुका था या फिर नींद बेहोश हो चुका था। मैंने हिंद से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई 2 मोबाइल कनेक्शन है? हाँ, ऐसा ही समझ लो, इसने टालने वाले अंदाज में कहा। मैंने फिर इसे सिलसिले में करियतना मुनासिब न समझा। ऐसी बात नहीं थी। वो दानिस्ता मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि मैं इस वक्त अच्छा खासा उलझा हुआ महसूस कर रहा था और खुद मेरी हालत भी इस किस्म की थी। चुनाचे खामोश ही रहा। 101 बजे
1:15 बजे रात हम जर्सी सिटी में थे। विंग हिंग का फोटो स्टूडियो वेशन एवेन्यू पर वाक़या था। इसने स्टूडियो के सामने से गाड़ी गुजारी, फिर इंटर स्टेट को छोड़कर चैपल एवेन्यू पर आ गया और थोड़ा आगे जाकर कैनेडी ब्लू पर मुड़ा और शमाल की सिमत घर बढ़ा दी। वो ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए बोला, स्टूडियो इस वक्त बंद है, इसलिए हम शॉन के घर जा रहे हैं। इसकी रिहाइश इधर लिंकन पार्क के नजदीक ही है। शॉन? मैं ज़ीरे लब बड़बड़ाया। मेरी बड़बड़ाहट के जवाब में इसने बताया, इस शख्स का नाम शॉन है, लेकिन अमरीकी लबो लहजे की मेहरबानी से ये शान से शॉन हो गया है, जैसे माल से मॉल और कॉल से कॉल। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात पूरी करते हुए बोला, शॉन का ताल्लुक इंडिया से है। यहाँ का फोटो स्टूडियो इसी की निगरानी में चलता है। लिंकन पार्क वाले अपार्टमेंट में वो अपनी फिलहाल पानी बीवी के साथ रहता है। शॉन लगभग 10 साल से मेरे साथ है। दोनों मियाँ बीवी बहुत मेहनती और फर्शनास हैं। स्टूडियो का निज़ाम इन्होंने मिलकर संभाल रखा है। इन्होंने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। इनसे मिलकर तुम्हें बड़ी खुशी होगी। बज़ाहिर इनकी हैसियत मेरे मुलाजमीन की सी है, लेकिन दर हकीकत वो मेरे सेट पर के लोग हैं। तो मेरा मतलब समझ रहे हो ना? आखिरी जुमला इसने बड़े मायने खज़ अंदाज में अदा किया। अच्छी तरह समझ रहा हूँ, मैंने कहा। मुझे वो शॉन इसकी फिलिपी बीवी ली यॉन के बारे में खास तौर पर बातें बताने लगा। वो खामोश हुआ तो मैंने पूछा, क्या ये शान मुस्लिम है? इसने कंधे झुकाए और बेपरवाही से बोला, मैंने कभी इस सिलसिले में रिसर्च नहीं की, क्योंकि ये इसका नाजुक पहलू है। मेरी मालूमात के मुताबिक इसका बाप मुस्लिम था। इसने एक हिंदू औरत को मुसलमान करके इससे शादी की थी। इसके बाद शॉन के वालिदैन इंडिया में मुख्तलिफ जगहों पर छुपते फिरे, क्योंकि इसकी माँ का घराना इनका दुश्मन हो गया था। इस दौरान में शॉन पैदा हो गया। बहरहाल पता नहीं फिर क्या क्या करता रहा। वो बात को मुख्तसर करते हुए बोला, अब ये अमेरिका में है। इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और इसने एक फिलिपियन लड़की से शादी कर ली है। मैं पिछले 10 साल से इसे देख रहा हूँ। ये हिंदू है, ये मुस्लिम इससे गर्ज नहीं, और शायद खुद शॉन को भी इस बात की परवाह नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो बंदा काम का है। शान का बाप मुसलमान था और माँ ने भी इस्लाम कबूल करने के बाद इस शख्स से शादी की थी, तो यकीनन शान इस्लाम नस्लन मुसलमान था। बहरहाल इस सिलसिले में हिंग से किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहता था, लिहाजा खामोश रहा। मैंने महसूस कर लिया था कि वो दानिश इस मौजू से पहलू तरजीह बरत रहा था। ये कैसे मुमकिन था? कोई शख्स 10 साल से हिंग के तजुर्बे में हो और इस सेटअप का हिस्सा बन चुका हो, लेकिन हिंग ने अभी तक इस पर रिसर्च न की हो। बाकी का सफर खामोशी में कटा और थोड़ी देर बाद सियाह फोर्ड लिंकन पार्क की इस अपार्टमेंट्स बिल्डिंग के करीब पहुंच गई, जहां शान अपने फिलिपाइनी बीवी ली यॉन के साथ रिहाइश पजीर था। वो 3 बेडरूम वाला एक कुशादा अपार्टमेंट था जो बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर वाक़या था। हमने बदबख्ती तमाम वसीम को सहारा देकर अपार्टमेंट के अंदर पहुंचा दिया। ली यॉन और शॉन इतनी रात गए इस जहमत पर चंदा परेशान नहीं हुए। इन्होंने खुदा पेशानी से हमारा इस्तकबाल किया। हिंग के लिए इन दोनों की निगाहों और रवैयों में मैंने एक खास किस्म का एहतराम पाया। अपार्टमेंट के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले वसीम का तफसीली मुआयना किया गया। इस मुआयने में शॉन और लियोन भी हमारे साथ थे, बल्कि लियोन कुछ ज्यादा ही पेश थी। हिंग ने मुझे बताया कि लियोन ने नर्सिंग कोर्स भी कर रखा था। लियोन मुतसाब कदर फिर बदन की मालिक थी, हुलिया और खालो खत खूबसूरती फिलिपाइनी लड़कियों जैसे और हाथ पाउन हायत मुस्तैद। शॉन खूबरू दराज कामत और मजबूतुल बदन था। इस दोनों ने हमारी आमद के बारे में हिंग ने आगाही दे रखी थी। हमारी हैसियत वहाँ मेहमानों की सी थी। वसीम का पाया बाजू कहनी से थोड़ा और ऊपरी तरह जख्मी था। चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड के नजदीक नीम तारीकी में बारीकी बाइने से इसका जायजा नहीं ले सका था। अब रोशनी में देखा तो पता चला गोली ने इसे अच्छा खासा जख्म दिया है। लियो ने मुतासरा हिस्सों को साफ करके बड़ी महारत से बैंडेज कर दी। मस्कूरा जख्म हफ्ते भर से पहले भरने वाला नहीं था। पाँव की हालत बाजू से ज्यादा अबतर थी। दायां पाँव सोचकर कपाना था। अमकान यही था, टुकने की हड्डी बुरी तरह मुतासिर हुई थी। वम की ज्यादा तशवीश का बाइस थी। नीम गर्म पानी में कोई ऑइंटमेंट लगाकर इसके पाँव को धोया गया था। फिर एक जोरदार दरकश क्रीम की मालिश करने के बाद इसके पाँव पर पट्टी बांध दी गई। लियोन ने बताया, अगर फ्रैक्चर वगैरह ना हुआ तो कल तक वम जाता रहेगा। खूबसूरत दिगर इसके पाँव पर प्लास्टर चढ़ाना होगा। इसने तसल्ली अमेज अंदाज में यह भी कहा कि इस सिलसिले में वसीम को किसी अस्पताल वगैरह में दिखाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। एक्सरे से लेकर प्लास्टर तक तमाम मराहिल को वो अपार्टमेंट के अंदर ही डील कर लेगी। वसीम की तरफ से फारिग होने के बाद मैं मिस्टर हिंग के साथ एक कमरे में बंद हो गया। अभी तक हमारे दरमियान मौजूदा हालात की संगीनी पर कोई बात नहीं हुई थी। तन्हाई में से आते ही हिंग ने कहा, वजदान, तुम्हारा ये दोस्त तो फिलहाल किसी काम का नहीं रहा। तुम जिस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हो इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकेगा। हफ्ते 10 दिन तक इसे मुकम्मल आराम करने की जरूरत है। इस सूरत हाल में तुम्हें इसके बगैर ही आगे बढ़ना होगा, या फिर चंद रोज के लिए तुम्हें अपने मिशन से हाथ खींचना होगा। आखिरी जुमला इसने सवालिया अंदाज में अदा किया तो मैं तरफ उठा। मिशन में किसी किस्म की ताखीर नहीं हो सकती। फिर मैंने नहायत मुख्तसर और जामे अल्फाज में इसे डॉक्टर मोंगर साहिल के बारे में बता दिया। हिंग इस दौरान में मुझसे खासा क्लोज हो चुका था और मेरे पता नहीं कौन सी सलाहियत के बारे में सांगफू इससे पहले ही बता चुका था। वो गमगीन लहजे में बोला, मगर तुमने पहले तो ये बताया था कि धन्नो साहिल को रब्बी ने अपने पास इसराइल पहुंचा दिया है।
वो रब्बी का बयान था जो मैंने तुम तक पहुंचाया। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें जो कुछ बता रहा हूँ वो मेरे तस्वुर का मुशाहिदा है। इसके बाद मैंने हिंग को डॉक्टर मोंग की ताज़ा तरीन पोजीशन से आगाह कर दिया। साल की डुप्लीकेट रीटा इंजाम के बारे में मैं इसे पहले ही बता चुका था। पूरी बात सुनने के बाद वो सोच में डूबी हुई आवाज में बोला, रब्बी ने तुम्हें धोखा देने के लिए जिस तरह मेन हिटर में रीटा का इस्तेमाल किया, ऐन मुमकिन है डॉक्टर मोंग को राह से भटकाने के लिए इसने इधर खटमंडू में भी ऐसे ही किसी बहरूपिया लड़की को पहुंचा दिया हो। इसके इख्तियारात और सलाहियतों के सामने ये तो बहुत मामूली नौयत का काम है। वो मेरे जहन में से पहले मौजूदा खदशे की तायद कर रहा था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इस बात के रोशन इम्कानात हैं। इसकी तस्दीक या तरदीद के लिए डॉक्टर मोंग से राब्ता होना जरूरी है। सेल शायद इसके पास नहीं रहा और अपनी सलाहियत के बलबूते पर इससे गुफ्तगू नहीं कर सकता। वो किसी ठिकाने पर पहुंच जाए तो कुछ जा सकता है। और अगर ये पता चल जाता है कि धन्नो साहिल खटमंडू के मुजाफात में पहुंचा दी गई है तो फिर तुम्हारा क्या प्रोग्राम होगा। मैंने इसके इशारे को फौरन इसे बेशतर समझा और जल्दी से बोला, इस सूरत में मैं पहली फुर्सत में खटमंडू जाना चाहूंगा। पहली फुर्सत में तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, वसीम तो कम से कम एक हफ्ते के लिए किसी सफर के काबिल नहीं रहा। फिर तुम्हारे लिए जिस किस्म के हंगामी हालात पैदा हो चुके हैं, इनके पेश नजर वसीम को आराम से घर के अंदर छुपकर वक्त गुजारना चाहिए। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। तुम ठीक कहते हो हिंग। मैं पहले ये कंफर्म कर लूं कि आया मैं डॉक्टर मोंग के साथ खटमंडू के मुजाफात में जिस लड़की को देखा है वो मेरी साहिल ही है। इस तस्दीक के बाद सीधा खटमंडू जाना चाहूंगा। लेकिन मैंने रुककर एक गहरी सांस ली और बात को पूरी करते हुए कहा, अमेरिका से नेपाल तक के सफर के लिए जरूरी कागजात तो चाहिए ही होंगे ना। वो ठोस लहजे में बोला, तुम मेरी सलाहियत को आजमा कर यह मालूम करने की कोशिश करो कि डॉक्टर मोंग की तरफ क्या पोजीशन है। मैं खुद भी इससे राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर मोंग खटमंडू में अपने साथियों के हमराह जहाँ ठहरा हुआ है वहाँ का नंबर भी है मेरे पास। मैं पहले वहाँ ट्राई करना चाहूँगा। सेल से तो कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बात खत्म करते हुए टेलीफोन की सेट की जानिब बढ़ गया। हम जिस कमरे में मीटिंग कर रहे थे वहाँ फोन की सहूलत मौजूद थी। हिंग ने डायलिंग के बाद खामोश नजर से मुझे देखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं पूरी तवज्जो से इसकी जानिब देखने लगा। पता नहीं वहाँ कहाँ से क्या खबर मिली थी। हिंग 3 मिनट तक ट्राई करता रहा, फिर मायूसी रिसीवर क्रैडल कर दिया और बोला, इधर घंटी तो बज रही है मगर कोई फोन अटेंड नहीं कर रहा। लगता है इन्होंने वो ठिकाना छोड़ दिया है। तुमने नंबर तो ठीक मिलाया है ना? मैंने एक खदशाते सवाल किया। वो गहरी संजीदगी से बोला, लो तुम भी ट्राई करके देख लो। मैंने तो 2-3 मरतबा रीडायल भी कर चुका हूँ। मैंने हिंग से फोन नंबर दरियाफ्त किया और फोन सेट की जानिब बढ़ गया। मुझे हिंग की जुबान पर एक बार था, पता नहीं फिर भी क्यों मैं एक मरतबा अपने हाथों से डायल करना चाहता था। मेरी इस कोशिश का वही नतीजा बरामद हुआ जिसके बारे में हिंग मुझे पहले बता चुका था। ताहम इस तरह डॉक्टर मोंग के खटमंडू वाले ठिकाने का नंबर मेरे ज़हन में महफूज हो गया। मैं वापस हिंग के सामने आकर बैठा तो इसने कहा, अब तुम अपनी सलाहियत को आजमाओ, शायद इनका कोई सुराग मिल जाए। ओके, मैंने ये कहते हुए आंखें बंद कर ली। डॉक्टर के साथ साथ जरा धन्नो साहिल को भी झांक लेना। हिंग की आवाज मेरी समाज तक पहुंची। विंग हिंग मेरी थर्ड आई वाली सलाहियत पर इंचबंग नहीं हुआ था। वो सांगफू को अपना बड़ा मानता था, जो ऐसा पता नहीं कितनी सलाहियतों का मालिक रहा है और अब के साथ ही ये सलाहियतें भी खत्म हो चुकी थी। सांगफू की डेथ के बाद इन लोगों का बड़ा डॉक्टर मोंग था। सांगफू की पैरवी करने वालों में डॉक्टर मोंग रिफोशे सबसे ज्यादा सीनियर और बासलाहियत था। मैंने पहले साहिल की खैर खबर समझी और इसके नक्श को तीसरी आंख के सामने उभारते हुए तस्वुर के घोरे को दोहराया। रक्शे तस्वुर अगले ही लम्हे जमीन बोस हो गया। मैं साहिल तक रसाई हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका था। 2-3 बार की नाकामी के बाद मैं बातनी आंख के लिए डॉक्टर मोंग के माहौल में चला गया। वो इस वक्त किसी अस्पताल के साफ सफा बिस्तर पर मौजूद था। इसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क की ज़ाहिर मौजूद थी। इसकी हालत खतरे से बाहर नहीं थी। वो आंखें बंद करे बगैर बेहोश था। इसके बदन से मुख्तलिफ मॉनिटरिंग मशीनें मुंसलिक थीं। एक डॉक्टर बड़ी तवज्जो से इसका मुआयना कर रहा था तो डॉक्टर के अकब में खड़ी खूबसूरत नेपाली नर्स नोटिस ले रही थी। मैं धड़कते हुए दिल के साथ इसके माहौल में मौजूद रहा। मुआयने के बाद डॉक्टर ने अमीर अफसा अंदाज में गर्दन हिलाई और कमरे से निकल गया। मैंने डॉक्टर का पीछा पकड़ा और इसके ताक़ुब में लग गया। वो मुख्तलिफ राहदारी में घूमने के बाद एक कमरे में पहुंचा। एक कुर्सी पर बैठा इसने क्लिप बोर्ड पर लगे कागज पर कुछ तहरीर किया और घड़ी पर निगाह डालकर कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो अस्पताल से रुखसत हो गया। मैं इसके साथ चेक कर इस्तफसाल से बाहर निकला। लिहाजा ये जानने में कामयाब हो गया कि डॉक्टर मोंग इस वक्त खटमंडू के सिटी अस्पताल में है। लगभग 2 घंटे पहले मैंने इसे सफर करते हुए देखा था और एक ट्रक के अगले हिस्से में पहाड़ी रास्ते पर अस्पताल में जेरे इलाज इसे देखकर साबित हो गया कि ट्रक में अस्पताल वाले पहुंचाने वाले इसके खैर ख्वाह थे। इसके साथ ही मेरे जहन में खौफनाक सवाल उभरा। इसने मुझे तरपा कर रख दिया। डॉक्टर मोंग को अगर अस्पताल पहुंचा दिया गया था तो फिर मेरी साहिल कहाँ थी? मैंने आंखें खोल दी और अपने सामने बैठे हुए विंग से कहा, डॉक्टर मोंग को तशवीशनाक हालत में सिटी अस्पताल खटमंडू पहुंचा दिया गया है, लेकिन साहिल तक रसाई हासिल करने में मुझे कामयाबी नहीं हो सकी। इसको भी ढूंढ लेते हैं।
वो तेजी से फोन सेट की जानिब लपका। मैं इसको देखते हुए मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने लगा। हिंग ने एक नंबर डायल करने के बाद मुझे मुख्तसर बात की और फोन सेट के करीब रखी नोटबुक पर एक नंबर लिख लिया। फिर वो मेरी जानिब देखते हुए बोला, मैंने मस्कूरा हॉस्पिटल का नंबर ले लिया है, अब मुझे खटमंडू के इस अस्पताल से राब्ता करना होगा। मैंने इस बात में सर हिला और इसकी कार्रवाई देखने लगा। अगले ही लम्हे वो सिटी अस्पताल खटमंडू से जुड़ चुका था। इसने 3 मिनट तक मुतल्लिका अफराद से बात की। मैं एक तरफा गुफ्तगू सुनता रहा। रिसीवर क्रेडल करने के बाद इसने मुझे बता दिया, वजदान आज लगभग 12:30 बजे दोपहर 2 जख्मी और बेहोश अफराद को इस अस्पताल में पहुंचाया गया था। इनमें एक मर्द और दूसरी औरत है। ताहम इनके नाम डॉक्टर मोंग और धन्नो या साहिल नहीं हैं। तुम तस्दीक कर रहे हो कि इस अस्पताल में डॉक्टर मोंग मौजूद है, तो फिर सोचा जा सकता है इन्होंने वहाँ अपना असल नाम जाहिर ना किए हुए। बहरहाल वो सांस लेने के लिए रुका, फिर बात को जारी रखते हुए बोला, जख्मी मर्द और औरत को अलग अलग कमरों में रखा गया है और बड़ी तवज्जो से इनका इलाज जारी है। डॉक्टर मोंग के साथ तुमने जिस औरत को देखा है वो भी अस्पताल में पहुंचा दी गई है। वो धन्नो या साहिल है या नहीं, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। न्यू जर्सी और खटमंडू के मुकामी वक्त में कम बेश 11:15 घंटे का वक्फा था। अगर खटमंडू के वक्त के मुताबिक इन्हें 12:30 बजे अस्पताल पहुंचाया गया था, तो इसका यही मतलब था इस वक्त यहाँ रात का 1:15 बजा था और ये वही लम्हात थे जब हम वसीम के मुआयने में मसरूफ थे। इसकी मरहम पट्टी और देखभाल में हमें खासा वक्त लग गया था। मैंने हिंग से कहा, इस वक्त हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। जब तक डॉक्टर मोंग को होश नहीं आ जाता, एक मरतबा किसी तरह बराह रास्त इससे हमारी बात हो जाए तो सूरत हाल से सही शक्ल सामने आ सकती है। लॉर्ड बुड्ढा से मुझे उम्मीद है सूरज शुरू होने से पहले डॉक्टर मोंग को होश आ जाएगा। वो पुरवसुख अंदाज में बोला। मैंने पूछा, न्यू जर्सी का सूरज या खटमंडू का? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, वो जल्दी से बोला। वहाँ खटमंडू में तो इस वक्त रात का आगाज हो चुका होगा। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे। मैं इसके सिवा और कुछ न कह सका। वो बोला, इस दौरान में हम थोड़े थोड़े वक्फे से अगर चाहो तो इधर झांक भी सकते हो, मगर मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगा। फिर तुम मुझे कौन सा मशवरा देने वाले हो? मैंने चौंक कर इसे देखा। इसने ठहरे हुए लहजे में कहा, आराम से सो जाओ और अपनी नींद पूरी करो। बुद्धा ने चाहा तो सुबह तक ठीक हो जाएगा। जिन खैर ख्वाहों ने डॉक्टर को अस्पताल पहुंचाया है वो वहाँ के डॉक्टर से मिलकर इसका बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हें भी एक भरपूर नींद की जरूरत है। और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं है ना? मैंने सवालिया नजर से इसे देखा। वो बोला, मैं जाने की तैयारी करूंगा। इस वक्त कहाँ जाओगे? कहीं भी, वो पुरस्कार अंदाज में बोला। वसीम तो फिलहाल कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी बहुत जरूरी है। अगर ये कंफर्म हो जाए कि डॉक्टर के साथ धनबी अस्पताल में पहुंचाई गई है, तो फिर मेरा ख्याल है तुम इसराइल की बजाय नेपाल जाने को तरजीह दोगे। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने जल्दी से कहा। इसलिए मैं सोने की बजाय डॉक्टर से राब्ता करने की कोशिश करूंगा। खटमंडू के इस अस्पताल का नंबर मेरी याददाश्त में महफूज हो चुका है। वो समझाने वाले अंदाज में बोला, अगर इस दौरान में डॉक्टर को होश आ भी जाता है तो भी अस्पताल वाले बराह रास्त इससे तुम्हारी बात नहीं होने देंगे। मैं इन लोगों से किसी के फोन को तक लाने की कोशिश करूंगा जिन्होंने डॉक्टर को अस्पताल पहुंचाया है। मैंने कहा, इनसे कोई ना कोई अस्पताल में जरूर मौजूद होगा और डॉक्टर और साहिल के बारे में मुझे बता सकते हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं। वह नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, तुम इन लोगों से और तुम इससे वाकिफ नहीं होंगे। एक अजनबी को वो कुछ भी नहीं बताएंगे। मैंने कहा, मैं महसूस कर रहा हूँ तुम इनसे जानकारी निकाल सकते हो। इसने इस बात में गर्दन हिलाई। तो ठीक है, तुम ही इनसे राब्ता करने की कोशिश करो। मैंने कहने को ये बात कह दी थी, लेकिन मेरे जहन में कुछ और ही चल रहा था। मैं रात के बाकी हिस्से में सोने की बजाय डॉक्टर मोंग की खैर और साहिल की हकीकत जानना चाहता था। ये मालूम करना बहुत जरूरी था कि मैंने खटमंडू के मुजाफात में फैले हुए बुलंदो बाला पहाड़ों में जिस औरत को डॉक्टर मोंग के साथ गोलियों की बरसात में नहाते हुए देखा था वो मेरी साहिल ही थी या फिर कोई और धोखा औरत। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। हिंग ने एक मरतबा फिर जाने की बात की तो मैंने कहा, तुम वापस चाइना टाउन तो नहीं जा सकते, वहाँ के हालात भी खासी गड़बड़ हैं। क्या किसी नए ठिकाने की तरफ रुख करने का इरादा है? वो बोला, मैंने जाने की बात इसलिए की थी कि तुम आराम से सो जाओ, वरना मैं सुबह यहीं से ही रवाना होऊंगा। मैं दूसरे कमरे में रात का बाकी हिस्सा गुजारूंगा। और जहाँ तक चाइना टाउन का ताल्लुक है, वो लम्हे भर को रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मुझे वापस चाइना टाउन ही जाना है। इसके लहजे की कतियत ने मुझे चौंका दिया। हमारे दरमियान FBI वालों के सरगर्मियों के बारे में तफसीली बात हो चुकी थी। इसके बावजूद भी वो चाइना टाउन जाना चाहता था, तो मैं इसके फैसले पर हैरान था। मैंने कहा, ये खुद को परेशानियों में फेंकने वाली बात नहीं होगी। इसने कंधे झुकाए, लेकिन फरार का रास्ता अख्तियार करना मुझे गवारा नहीं। तुम्हारे मंजिल से हट जाने की बात दूसरी है, लेकिन मैं चाइना टाउन एक मुअज़्ज़िज़ और दरीना रहायशी हूँ। अभी तक भी तुम्हारे सिलसिले में मुलव्विस साबित नहीं हुआ। मैं चाइना टाउन रहकर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा और मुझे यकीन है मैं ऐसा कर लूंगा। वो सांस लेने को रुका और बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मुझे जैसे ही हालात की संगीनी का पता चले मैं अपने ठिकाने से हट गया। मैंने दरअसल तुम लोगों को किस मुकाम महफूज पर पहुंचाना चाहता था। अब मुझे तुम्हारी तरफ से बेफिक्री हो गई है। तुम यहाँ आराम और इत्मीनान से वक्त गुजार सकते हो। लियोन और शोन तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेंगे।
میں نیو یارک کی معلومات کو سنبھالوں گا۔ ویسے بھی آج کے دن میں انہیٹن میں نہیں ہوں، اس لیے وہاں ہونے والی کسی بھی قانونی یا غیر قانونی سرگرمی میرا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی مین ہیٹن سے باہر ہونے کی بات میں تمہیں دوپہر تک بتا چکا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، مگر مجھے تمہاری جان آسانی سے چھوٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ٹرائی بیکا والے اپارٹمنٹ میں جو کچھ پیش آیا اور ایف بی آئی والوں نے جس انداز میں تمہارا ذکر کیا تھا، اس کی پیش نظر تمہارے لیے بھی حالات اتنے ہی سنگین ہیں جتنے ہمارے لیے۔ بہرحال تم سب مجھ پر چھوڑ دو نا، وہ دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیا، میں نے بھی اسی انداز میں کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، میں کسی وقت یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، تم آرام سے اپنی نیند پوری کرو، مدعا نے چاہا تو کل دن میں کسی وقت ملاقات ہوگی، میں لیون اور شون کو تمہارے متعلق خصوصی ہدایت دے جاؤں گا، تمہیں یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو، میں نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ میرے ڈاکومنٹس کے سلسلے میں دیکھ بھال کی کسی بات سے کرنا، تمہارا قابل اعتماد بندہ مسٹر جونی تو بہت ہی بودہ ثابت ہوا۔ ہم جونی کی کارکردگی پر تفصیلی بات کر چکے تھے، ہنگ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں ابھی تک کنفرم نہیں ہوں کہ جونی نے بدعہدی کا ارتکاب کیا ہوگا۔ تم بھی کمال کی بات کرتے ہو، میں نے الجھن بھری نظر سے اسے دیکھا۔ ایف بی آئی والوں نے خود اس کے کارنامے کا ذکر کیا تھا۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، ایف بی آئی والوں نے تمہیں یلف کیا ہے، وہ بڑی رسانے سے بولا۔ تم نے مجھے جو واقعات بتائے ہیں ان میں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تمہارے منہ سے جونی کا نام سن کر انہوں نے اس کردار کو کہانی میں انٹر کر دیا ہے، ورنہ وہ اپنی معلومات کے بلبوتے پر وہاں پہنچے تھے۔ تم ایف بی آئی اور دیگر خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹوں کو نہیں جانتے، یہ بلا کے دروغگو اور موقع پرست ہوتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اگر مسٹر جونی کو مخبری پردہ شام سے ہی ہمیں واچ کر رہے تھے تو پھر انہیں ہم پر ہاتھ ڈالے کہ آدھی رات تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہارا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ وہ ایک لمحے کی تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے، اوپر والے ان کی ایسی کم تیسی کروائیں گے۔ وہ بے وقت دو متضاد باتیں کر رہا تھا۔ ٹرائی بیکا والے اپارٹمنٹ کے چھوڑنے سے بیشتر جب میں نے اسے اپنے حالات بتانے کے لیے فون کیا تھا تو اس نے اس بات کی تصدیق کی تھی، وہاں چائنا ٹاؤن میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنا ٹھکانہ چھوڑ رہا ہے، اور اب وہ اتنے اطمینان سے باتیں کر رہا تھا جیسے اس کے لیے کہیں کوئی خطرہ ہی نہ ہو۔ اس کے متضاد رویے نے مجھے الجھا دیا، تاہم میں نے اسے کوئی جرح نہ کی اور متعدل لہجے میں کہا، بہرحال مسٹر ہنگ، تم زیادہ بہتر جانتے ہو۔ ریلیکس مائی فرینڈ، اس نے میرا شانہ تھپتھپایا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اتنا کمزور نہیں ہوں۔ میں زیر لب مسکرا دیا۔ وہ مجھ سے شیک ہینڈ کرنے کے بعد دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ہی دل میں کہا، خود بخود سب ٹھیک نہیں ہو جاتا، سب ٹھیک کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ ہم نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ گفتگو کی تھی۔ ہنگ کے جانے کے بعد میں اس کمرے میں آ گیا جہاں وسیم موجود تھا، اس وقت گہری نیند میں تھا۔ مرہم کرپٹی کے بعد لی جو نے اسے دردکش اور مسکن انجیکشن بھی دے رکھا تھا۔ ہنگ میرے لیے الگ بیڈ روم میں سونے کا بندوبست کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے وسیم کے ساتھ ہی رہنے کو ترجیح دی۔ ویسے بھی اس اپارٹمنٹ میں 3 بیڈ روم تھے، 2 ہم گھیر کر بیٹھ جاتے تو میزبان بیچارے کہاں جاتے، جبکہ ہنگ بھی اس رات وہیں رک رہا تھا۔ ہنگ کا رویہ مسلسل مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ پہلے اس نے کہا وہ واپس جا رہا ہے، پھر بتایا وہ رات یہیں گزارے گا۔ مجھ کو شب خیر کہنے سے پہلے اس نے یہ بھی سنا دیا کہ اب کل میں دن اس سے ملاقات ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اس وقت جس حالات سے گزر رہے تھے ان کے پیش نظر اسے جتنا پرتشویش حل ہونا چاہیے تھا وہ اتنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ٹھہراؤ اور اطمینان کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا تھا اس نے اپنے ذہن میں کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے، اور اس کچھ اور سے فی الحال مجھے آگاہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ رات یعنی صبح کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت کھٹمنڈو میں اگلے روز پہر 2 سوا 2 بج رہے ہوں گے۔ میں شدید نیند محسوس کر رہا تھا، لیکن خود کو نیند کی آگوش کے سپرد کرنے سے پہلے میں نے اسپتال کھٹمنڈو میں جھانکنا ضروری سمجھا۔ میں نے بیڈ پر دراز ہونے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لی اور ڈاکٹر مونگ کی خدوخال کو اپنے تصور میں ابھار کر تھرڈ آئی کے توسط سے اس کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ ہنوز سو رہا تھا، میں وہ سوگ سے نہیں کہہ سکتا تھا، وہ اس وقت بے ہوش تھا، یہ نارمل نیند کے زیر اثر تھا۔ اس کمرے میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے ماحول میں حصہ بنا رہا، پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ میرا ذہن تیزی سے ساحل تک رسائی حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ براہ راست کوشش پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی باور نہ ہو سکی۔ اسی لمحے ایک بار میرے تصور میں نرس کا چہرہ گھوم گیا جسے میں نے ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر مونگ والے کمرے میں دیکھا تھا۔ وہ مجھے ساحل تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتی تھی۔ میں نے مذکورہ نرس کے سراپا اور صورت کو تیسری آنکھ کے سامنے روشن کیا اور اگلے ہی لمحے میں اس کے ماحول میں پہنچ گیا، مگر اس سے اگلے لمحے مجھے واپسی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ اس وقت مرد کے ساتھ تھی اور وہ دونوں ایسی حالت میں تھے کہ اخلاقیات انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ مرد اس کا شوہر تھا یا پھر بوائے فرینڈ، اور جو کوئی بھی تھا وہ اس کے بہت قریب تھا۔ منن تنو اس کی دنیا میں بہت دور نکل گئے تھے۔ میں آنکھیں کھول کر بیڈ روم میں حاضر ہو گیا۔ کمرے کی لائٹ کو میں نے جلتا چھوڑ دیا تھا۔ وسیم کی جانب نظر گئی تو میں نے اسے بے سود سوتے ہوئے پایا۔ لامحالہ میرا ذہن دوبارہ اس نرس کی طرف چلا گیا، لیکن اس مرتبہ میں نے تصور کی نگاہ کو زحمت نہیں دی، بلکہ اسے محض سوچ کی حدود تک محدود رکھا۔
ایک بات یقینی تھی کہ وہ اس وقت اپنی ڈیوٹی پر نہیں ہو سکتی تھی۔ عام طور پر ہسپتال میں 1 یا 2 بجے کے قریب ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو تصور کی نگاہ سے ہسپتال کی رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ این ممکن تھا اس نرس کی ڈیوٹی بھی آف ہو گئی ہو۔ جب تک وہ دوبارہ ہسپتال میں آن نہ ہو جاتی، اس کے توسط ساحل تک ہاتھ سے رسائی نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی کہ ڈاکٹر مونگ کے ساتھ زخمی حالت میں ہسپتال پہنچانے والی وہ عورت ساحل ہی تھی یا کوئی اور۔ یہ تصدیق صرف 2 ہی افراد کر سکتے تھے۔ نمبر 1 ڈاکٹر مونگ رفوشی اور فی الحال میرے رابطے میں نہیں تھا۔ نمبر 2 ربی موشی ہیمن۔ ربی کا خیال آتے ہی اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس عیاش شخص نے مجھے نیچا کر رکھا تھا۔ مجھے یہ تسلیم ہے کہ اس کے سامنے میری روحانی صلاحیتیں بے اثر ہو کر رہ جاتی تھیں۔ ایپیسوڈ 4 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 5 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔